नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 2 में हम कर रहे हैं हमारी जो है निबंध विधा जो है हमने पूरी कर ली है। आलोचना से पहले हमने कहानी विधा पूरी कर ली है, उपन्यास विधा हमने पूरी कर ली है, गद्य विधाएं हमारी चल रही हैं। अब उसके बाद जो हमारा आता है हिस्सा करने का इसमें इकाई 2 में, वो आती है हमारी हिंदी आलोचना की। हम बात करेंगे अब जो हमारे 2 क्लास होंगी वो हिंदी आलोचना के ऊपर होंगी। और आज जो है भाग 45 है, इसमें हम हिंदी आलोचना का विकास जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। हिंदी आलोचना जो है उसके उद्भव और विकास की बात हम करेंगे। इसमें भी जो है हम 3-4 हिस्सों में करके इसे जो है पढ़ेंगे, जिसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, और शुक्ल के बाद जो शुक्लोत्तर युग आता है जिसके अंदर हम नई समीक्षा भी पढ़ेंगे। मार्क्सवादी आलोचना है, जो है दलित आलोचना, दलित विमर्श हुआ है, जो स्त्री विमर्श हुआ है आलोचना के रूप में, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो आज जो है हम अपने भारतेंदु व द्विवेदी युग इसमें पढ़ेंगे इकाई 2 के भाग 45 में। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो आलोचना होता है वो होता क्या है। तो आलोचना हम किसी की भी कर सकते हैं, जैसे हम किसी की बुराई करना या किसी की अच्छाई करना को हम आलोचना कह देते हैं। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो केवल बुराई करना व्यक्तिगत रूप से या किसी भी साहित्य की, किसी भी गद्य विधा की या काव्य की सिर्फ अच्छाई कर देना या बुराई कर देना व्यक्तिगत रूप से वो आलोचना नहीं होती। आलोचना या समालोचना हम दोनों रूप से कह सकते हैं इसको। वो किसी वस्तु या विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। यानी कि किसी भी कोई भी साहित्यिक विधा है, जो एक प्रकार की साहित्यिक विधा तो आलोचना है ही। किसी भी विधा को अगर हम लेते हैं, कोई गद्य विधा को लेते हैं हम, या कोई भी हम काव्य को लेते हैं, तो उसकी जो है उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों का जो है विवेचन करना कि इसमें कितने गुण हैं, कैसे दोष हैं, जो उसका लक्ष्य रहा है, उसको लिखने का जो हमारा लक्ष्य रहा है, क्या उस पर ये खरी उतरती है। तो इस सबको जो उसके गुण दोषों का जब हम विवेचन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आलोचना करना। हिंदी आलोचना की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। और समालोचना कह लीजिए, आलोचना कह लीजिए, उसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह देखना, यानी किसी को अच्छी तरह से देखना, परखना जो है वो समालोचना कहलाता है। आलोचना शब्द जो है वो लुच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। समीक्षा और समालोचना शब्दों का भी यही अर्थ है। तो हम इनको पर्यायवाची शब्दों के रूप में देख लेते हैं। आलोचना, समालोचना, समीक्षा, ये हम इनको एक जैसे शब्दों में गिनते हैं। अंग्रेजी में इसको जो है क्रिटिसिज्म कहते हैं। हमें इस आलोचना को शब्द के समानार्थी रूप में आलोचना का व्यवहार होता है। तो जैसे हम क्रिटिसाइज करना कहते हैं कि हमने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया है, तो हर चीज़ को उसी प्रकार से साहित्य में भी क्रिटिसाइज करना साहित्य को जो है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए कि हाँ हमें किसी के लिखने से कोई दुश्मनी है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से उसमें कोई बुराई निकाल दें, तो उस प्रकार से वो आलोचना नहीं होती है। व्यक्तिगत रूप को अलग छोड़कर जो है हम उसके लक्ष्यों को देखते हुए उसके गुण दोषों का जब विवेचन करेंगे वो हमारी आलोचना कहलाती है। संस्कृत में जो प्रचलित टीका, व्याख्या है और काव्य सिद्धांत निरूपण होता है, उसके लिए भी आलोचना शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। किंतु आचार्य शुक्ल का स्पष्ट मत है कि आधुनिक आलोचना जो होती है वो संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र चीज़ है। जो संस्कृत में काव्य के सिद्धांत हैं उनका निरूपण करने को भी कई लोग जो है आलोचना करना कह देते हैं, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि आधुनिक आलोचना जो है ये इससे बिल्कुल विपरीत है। आलोचना का कार्य है किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था को उसका निर्धारण करना। तो मतलब किसी की भी साहित्यिक रचना की जो है परीक्षा करना, उसके रूप गुण को परखना, जांचना, उसके आधार पर उसकी आलोचना करना ही आलोचना है। वो हम काव्य सिद्धांत निरूपण या टीका व्याख्या को हम जो है आलोचना नहीं कह सकते हैं। ये ऐसे आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है आलोचना की जो है परिभाषा दी है हमें कि साहित्य अगर जीवन की व्याख्या करता है तो आलोचना क्या है कि जो व्याख्या कर रहा है उसकी भी जो व्याख्या है वो क्या है, आलोचना है। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा या प्रशंसा करना आलोचना का धर्म नहीं है। ये स्पेशली बात होती है आलोचना से संबंधित कि हम बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ की जो है बुराई अच्छाई ना करें, उससे अलग हटकर जो है हम उस साहित्यिक विधा को देखें। इस दृष्टि
इसे हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनको सर्वश्रेष्ठ आलोचक माना जाता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो है बिल्कुल व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं लिखा है। जिस चीज़ की भी आलोचना उन्होंने करी है, उन्होंने उससे बिल्कुल अलग हटकर जो है उसकी असलियत में जो उसमें रूप है, उसमें गुण है, दोष है, वो सब उन्होंने बताए हैं। तो इनको सर्वश्रेष्ठ आलोचक इसलिए माना जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से हम शुरुआत करते हैं अपनी आलोचना की। हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की बात करें तो हम जो है इसे मेन 3 शीर्षकों में विभक्त करते हैं। एक तो शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, जिसमें हमारे ये भारतेंदु और द्विवेदी युग आते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा शुक्ल युग, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनाएं हैं और उनके समकालीन जो भी रहे हैं उनकी आलोचनाएं हैं। तीसरा आता है शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना, और उसके बाद जो है हम कह सकते हैं समकालीन आलोचना जो है मार्क्सवादी आलोचना, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, वो सारा उसमें हिस्सा आ जाता है। तो आज जो है हम शुक्ल पूर्व जो हिंदी आलोचना है वो पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 2 युग सम्मिलित हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो हिंदी आलोचना का वास्तविक सूत्रपात अगर देखा जाए तो भारतेंदु युग में हिंदी नाटकों एवं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनको आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक जो है वो माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उनको ही आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक जो है वो माना जाता है। और आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना जो है वो भारतेंदु कृत नाटक जो है उसको माना जाता है 1883 ईस्वी। तो प्रथम सैद्धांतिक आलोचना की जब बात करेंगे तो भारतेंदु जी का नाटक जो उन्होंने लिखा है 1883 में उसको माना जाएगा। फिर भारतेंदु युग में जो है कौन कौन आते हैं, भारतेंदु हैं, प्रेमघन है, बालकृष्ण भट्ट है। इनकी त्रयी ने, यानी कि इनके जो हम तीनों को इकट्ठा करके जो है व्यवहारिक और सिद्धांतिक आलोचना का इन तीनों ने ही श्री गणेश किया है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उसमें लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। तो बालकृष्ण, हमने भारतेंदु जी की बात की, अब हम बालकृष्ण भट्ट जी की बात कर रहे हैं। फिर बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं होती हैं, तो ये व्यवहारिक आलोचना के जनक माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी आते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी में सन 1985 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास जो है उसको हिंदी अनुवाद करके उसकी आलोचना की है। तो जो सबके अलग अलग तथ्य हैं किसने कौन सी आलोचना करी है। सन 1886 में प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की उन्होंने भी की थी, और आदम कादम्बिनी में आलोचना की है प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं समालोचना का सूत्रपात जो है हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही मिलकर किया है, यानी कि बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट दोनों जो है उन्होंने समालोचना का सूत्रपात किया है हिंदी में, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। भारतेंदु युग में जो है 3 प्रकार की आलोचनाएं जो है विकसित हुई हैं। पहला है रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचनाएं, जैसे बिहारी लाल कृत अलंकार दर्श जो है उनकी आलोचना है। दूसरी है ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में रचित आलोचनाएं, जैसे कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी सत्सई की टीका है। तो ये सारी आलोचनाएं हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य में रचित हैं। फिर तीसरा इतिहास ग्रंथों के रूप में लिखित आलोचना, जैसे कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा है 1878 में, भी एक प्रकार की आलोचना है। तो 3 प्रकार की आलोचनाएं हमें मिलती हैं भारतेंदु युग में। फिर आता है भारतेंदु युग के बाद आता है हमारा द्विवेदी युग आता है हमारा। द्विवेदी युग का नाम आते ही हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम हमारे मन में आता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। यानी कि लोकवादी क्या होते हैं, जो लोगों से जुड़े हों, लोक की बात करते हो, लोक की बात करते हो। जो द्विवेदी जी ने जो है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी आलोचना के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि सरस्वती पत्रिका ऐसी थी जिसके माध्यम से इन्होंने हिंदी आलोचना की शुरुआत करी द्विवेदी जी ने। फिर आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का एक, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा है, जो हमने भारतेंदु युग में पढ़ा है उसमें भी आलोचना के विभिन्न प्रकार देखे। अब जो आता है हमारा तुलनात्मक आलोचना आती है, इसके जनक जो है पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की सरस्वती में पत्रिका जो है उसमें पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी जो हैं इन दोनों की तुलनात्मक आलोचना करी है। तुलनात्मक आलोचना का मतलब ये है कि किसी 2 इंसानों की बात कर लीजिए अगर, या फिर 2 किसी हम साहित्य की भी बात कर सकते हैं, उनकी आपस में तुलना करके आलोचना करना जो है तुलनात्मक आलोचना कहलाता है। तो इसमें इन्होंने बिहारी जो कवि हैं और फारसी कवि जो सादी हैं इन दोनों की तुलनात्मक आलोचना की है।
फिर सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ लिखा है हिंदी नवरत्न, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिश्र बंधुओं का सबसे प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है ये हिंदी नवरत्न। और इस हिंदी नवरत्न में क्या है, इन्होंने 9 कवियों की जो है आलोचना की है। इसमें इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास हैं, दूसरा महात्मा सूरदास हैं, फिर महाकवि देवदत्त देव हैं, महाकवि बिहारी लाल हैं, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम हैं, महाकवि केशवदास हैं, महात्मा कबीरदास हैं, महाकवि चंद्रबरदाई हैं और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। तो इन्होंने 9 रत्नों के, यानी कि जो 9 रत्न के बराबर हैं ये सारे कवि, इनको स्थान दिया है इन्होंने अपने हिंदी नवरत्न, जो इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है किन्होंने, मिश्र बंधुओं ने सन 1910 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेपर के लिहाज से। फिर हिंदी नवरत्न जो लिखा है 9 इन कवियों को लेकर, इसमें मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ के, जो विवाद है ये काफ़ी चला है कि देव जो है कवि बड़े हैं कि बिहारी कवि जो है उनके साहित्य जो है उनका काव्य जो है वो ज़्यादा अच्छा है। इस विवाद को लेकर जो है इन्होंने सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में ये विवाद प्रारंभ किया है। और इन्होंने किसको अच्छा बताया है, श्रेष्ठ बताया है, इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूरदास जो है, तुलसीदास और सूरदास के समकक्ष इन्होंने स्थान दिया है देव को। तो ये विवाद जो है काफ़ी, और मिश्र बंधुओं के अलावा भी जो आलोचक रहे उन्होंने भी आलोचना करी है इस विवाद को लेकर। और विवाद कौन सा है, देव बड़े की बिहारी। फिर देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले जो और अन्य आलोचक रहे हैं और उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, पद्म सिंह शर्मा है आलोचक, इनके आलोचना है बिहारी सत्सई और तुलनात्मक अध्ययन 1918। इसमें इन्होंने जो देव बड़े की बिहारी जो प्रश्न है उसके ऊपर आलोचना की है और बड़े कवि इन्होंने बिहारी को माना है। फिर कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी आलोचना लिखी है और उसमें देव को बड़ा माना है, श्रेष्ठ माना है, और लाला भगवान दी ने बिहारी और देव आलोचना में बिहारी को श्रेष्ठ माना है। तो देव बड़े की बिहारी जो है इस विवाद के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने आलोचनाएं की हैं। फिर आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के जो एस्से ऑन क्रिटिसिज्म है उसका पद्यात्मक अनुवाद किया है, यानी कि काव्य में अनुवाद किया है और समालोचना दर्श शीर्षक से किया है। तो ये भी एक प्रकार की आलोचना ही है, अनुवाद करते हुए आलोचना करना, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। फिर हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है, यानी कि एक प्रकार से शोध करना, अनुसंधान करना, ऐसी समीक्षा करना, ये नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन जब शुरुआत हुई है उससे ही माना जाता है। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, ये भी एक प्रकार के आलोचक रहे हैं। सन 1921 में जो है सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी कि एमए जो होता है उसके पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया था। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि जब हिंदी से संबंधित बातें आती हैं तो विश्वविद्यालय की बात भी आ जाती है और साथ में जो भी पाठ्यक्रम है उससे भी संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। फिर सन 1921 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति जो है वो हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई। यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास जो है, यानी कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, उनकी नियुक्ति जो है वो 1921 में हुई है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी अध्यापक के पद पर हुई है। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़थुआल जो हैं, इन्होंने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है। अगर ये प्रश्न उठता है कि पहली बार किसने हिंदी पर प्रथम शोध किया है तो वो पीताम्बर दत्त बड़थुआल है। ये पहाड़ों के साइड के व्यक्ति हैं जो हमारे उत्तरी भारत में रहते हैं और बहुत इन्होंने शोध करे हैं, लेकिन जो हिंदी का प्रथम शोध है वो पीताम्बर दत्त बड़थुआल ने किया। ये प्रश्न बनता है यहाँ से। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में, मार्गनिर्देशन में किया है इन्होंने, और इनका जो शोध है वो किस नाम से है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से इन्होंने अपना प्रथम शोध किया है। फिर हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी कि जिसे अध्यापकीय आलोचना भी बोलते हैं, उसका सूत्रपात भी बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। तो जब तुलनात्मक की बात आती है, आलोचना की, व्याख्यात्मक आलोचना की बात आती है, तीसरी आ गई अध्यापकीय आलोचना की बात आ गई यहाँ पे, तो उसका सूत्रपात किसने किया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। और श्याम सुंदर दास की जो प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, साहित्यालोचन है 1922, भाषा विज्ञान है 1923 में, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931 और भाषा रहस्य 1935। तो इस प्रकार से श्याम सुंदर दास की ये प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने काफ़ी सारी आलोचनाएं की हैं। एकेडमिक आलोचना जो होती है, अध्यापकीय आलोचना, अध्यापक के रूप में जो आलोचना इन्होंने की है वो की है इन्होंने इन सब विषयों के बारे में इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं।
तो इस प्रकार से जो है हमारा ये द्विवेदी युग और भारतेंदु युग यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग जो है वो एक ही क्लास में करेंगे। उसके बाद हम मार्क्सवादी समीक्षा, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श की जो आलोचना वगैरह है वो सारी करेंगे। तो 2 क्लास अभी हमारी और इसमें आलोचना में लगेंगी और फिर हमारी ये आलोचना गद्य विधा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारी बाकी गद्य विधाएं हैं वो बाकी की क्लास उसमें कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइए। हमारा चैनल भी शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की उनको भी सहायता प्राप्त हो, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।